आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो ऑर्डर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के फिर से हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का ये 7वां नंबर का वीडियो होने वाला है और आई थिंक कि इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए ये 7 को भी वीडियो जो है ना इसलिए बन गया क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना रहे थे, 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको भी जो है ना एक बहुत ही आसानी से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक छोटा छोटा वीडियो में छोटा छोटा क्लिप आप भी देख करके ज़्यादा जो है बोर भी नहीं हो और काम भी आपका हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम चाह रहे थे कि छोटा छोटा वीडियो में आपका टोटल जो है कंटेंट प्रोवाइड कर दे, ठीक है ना। तो आज के इस इकोनॉमिक्स 7वां वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मानव विकास रिपोर्ट। आप देखिए हमारा चैप्टर का नाम ही है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास की कहानी, ठीक है ना। कैसे जो है अर्थव्यवस्था विकसित हुआ, कैसे धीरे धीरे करके उसमें विकास हुआ और लोगों के आय बढ़ा और इस आधार पर ये निर्णय लिया गया कि ये तुलना किया जाए पूरे विश्व में कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है, ठीक है ना। तो फिर सोचा गया कि कैसे हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर कैसे ये निर्णय करेंगे कि कोई देश धनी मनी है, कोई देश गरीब है। कोई ना कोई क्राइटेरिया रखना होगा ना, कोई ना कोई बेस रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही का क्लास है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि कोई बच्चा तेज़ है पढ़ने में, कोई बच्चा तेज़ नहीं है। उसके लिए टेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें देखेंगे जिसका मार्क्स अच्छा आ गया उसको मानेंगे कि हम तेज़ है, कोई बच्चा को मानेंगे कि यो क्या है पढ़ने में तेज़ नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है कि उसी तरह क्या होगा कि जो विश्व में एक देश है, विश्व में क्या किया गया, एक संस्था है जिसका नाम है UNDP, ठीक है ना। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी के द्वारा बस समझे कि नहीं, एक काम किया गया जिसमें पूरे विश्व के लोगों के शिक्षा स्तर देखा गया, स्वास्थ्य की स्थिति देखा गया कि पूरे विश्व में किस देश की स्वास्थ्य कंडीशन यानी हेल्थ जो सेक्टर है कितना बेटर है। दूसरा ये कि किस देश के प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी 3 बेस रखा गया। एक तो लोगों की शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर, ठीक है ना। इन 3 चीज़ को क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया और इसके बेस पे देखा गया कि कौन सा देश विकसित होगा, कौन सा देश अविकसित होगा, ठीक है ना। और उसके पहले UNDP के पहले विश्व बैंक ने भी एक पहल किया था जिसमें वो क्या देखा था कि पूरे विश्व में जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसको विकसित देश कहा गया और जिसका प्रति व्यक्ति आय कम था उसको अविकसित देश कहा गया। लेकिन आपको हम पहले ही बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना वो एक औसत आय होता है। कोई भी जो औसत होता है, एवरेज कोई भी डाटा होता है ना, ये वास्तविक रूप से जो होता है ना रियल कंडीशन को नहीं बताता है। सिंपल बात है कि मान लीजिए देश का क्या है, एक हम निकालेंगे अपने देश का एक प्रति व्यक्ति आय निकाले तो आपको हम बताए थे कि मोर और लेस 1,60,000 के करीब में एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है ना। तो एक साल में 1,60,000 यानी महीना लगभग 13,000 साढ़े 13,000 के करीब होगा। तो सोचिए आप ही, आपके पापा का इनकम 13,500 थोड़े होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। 13,500 रुपये तो तुम्हारे पटना में पढ़ने के लिए पैसा भेज देते होंगे, बात समझे कि नहीं। तो सिंपल बात है कि जो औसत आय होता है किसी भी देश का वास्तविक आय नहीं होता है, इससे वास्तविक आय पता नहीं चलता। सोचिए टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब का कितना पैसा है, बात समझे कि नहीं। 13,000 का कोई वैल्यू है महीने में, बात समझे कि नहीं। तो सिंपल बात है कि जो औसत आय के आधार पर अगर हम बता देंगे कि भारत विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है, तो ये गलत होगा, बात समझे कि नहीं। किसी देश का आय ज़्यादा होगा, वहाँ के लोग कम होंगे तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो UNDP के द्वारा, बात समझे कि नहीं, एक डाटा तैयार किया गया और उसमें 3 क्राइटेरिया रखा गया। बोला कि ना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर खाली नहीं देखेंगे, ये गलत हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, लोगों के शिक्षा के स्तर देखेंगे, स्वास्थ्य के स्तर देखेंगे और तीसरा प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। अगर तीनों चीज़ अच्छा होगा तो माना जाएगा कि वो देश विकसित है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट कौन तैयार किया था, मानव विकास रिपोर्ट। तब लोग बोला कि हाँ ये वाला ठीक काम कर रहा है, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया गया था UNDP के द्वारा, उसी को वास्तविक मानव विकास रिपोर्ट माना जाता है, ठीक है ना। उसी को वास्तविक रिपोर्ट माना जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आ रहा है। अब समझिए, हम इसको एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, मज़ा आएगा आपको, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है ना। देखिए करे क्या, किसी भी देश का आर्थिक विकास की माप करने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त नहीं है। अभी जस्ट बात करें कि केवल प्रति व्यक्ति आय से काम नहीं चलेगा। दूसरा, किसी भी देश के विकास में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान लीजिए कोई भी देश है, ठीक है, वहाँ की जनता जो होगा, वहाँ के जनता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमेशा बीमार रहता होगा, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसे वो सही ढंग से काम करेगा, कैसे उत्पादन
सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए उनका शिक्षा अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कैसे वहाँ के लोग अच्छा से उत्पादन कर पाएगा, अच्छा से हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोल प्ले कर पाएगा। तो इसीलिए किसी भी देश के लोगों को पढ़े लिखे होने के साथ साथ वहाँ के स्वास्थ्य भी होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होगा तो समझिए वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। सिंपल बात है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 3 चीज़ हमें चाहिए। एक तो प्रति व्यक्ति आय चाहिए ही चाहिए, दूसरा क्या हम चाहिए, एक स्वास्थ्य भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए, ठीक है ना। अगर शिक्षा अच्छा नहीं होगा, जैसे मान लो तुम ही हो यार, मान लो तुम्हारे पास अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो तुम अच्छा से कमा पाओगे, अच्छा जगह पर काम कर पाओगे, अच्छा तुम्हें जॉब मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। सिंपल बात है। जब तुम एजुकेशन तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारे पास हाई क्वालिफाइड होगे, तो अच्छी जगह पर जॉब मिलेगा, अच्छा काम करोगे, इनकम अच्छा होगा, तो देश का मतलब अपने परिवार का स्थिति सुधरेगा, ठीक है ना। और जब उसी तरह पूरे देश में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब कुछ होंगे, तो देश का भी इनकम बढ़ जाएगा ना। बड़ा क्लियर फंडा है। अब देखो कर रहा है क्या, पहली बार मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन यानी डायरेक्टरशिप में मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया। महबूब उल हक जो थे ना, ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। ये बोले कि विश्व बैंक जो है ना, ये पगला गया है, बात समझे नहीं, इसके पास दिमाग उमाग नहीं है, खाली PCI यानी पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, केवल इसी के आधार पर मानव देश का विकास का एक तरह से निर्धारण कर लेना, ये गलत बात है, बात समझे कि नहीं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम वहाँ के व्यक्ति के शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखेंगे, तब ये डिसाइड करेंगे कौन सा देश आ गया। तो सबसे पहले जो है ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों के आधार पर देश के विकास का निर्धारण करना सबसे पहले किसने बताया था, तो महबूब उल हक। कहाँ के थे, तो ये थे भाई साहब आप बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। तो जब ये बताएं तो UNDP बोला कि यार बहुत बढ़िया दिमाग बताया है, ठीक है ना। उसी के आधार पर क्या किया गया, मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया। UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला बात करे क्या, अर्थात HDI बराबर जीवन आशा। जीवन आशा का मतलब सिंपल है स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर का मतलब है PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ठीक है ना, ये तीनों मिलेगा तो HDI बनता है। अगला, HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। यह सभी देशों का HDI दर 0 से 1 तक होता है। देखिए जब HDI का औसत निकाला जाता है ना, तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 1 किसी भी देश का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी देश का सूचकांक जो होगा, मानव विकास सूचकांक, वो 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। 1 से हमेशा कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन हमेशा कम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेगा, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत का रैंक कितना था, 126 था। यानी 2006 में जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया उसमें भारत का रैंक 126 था, जबकि 2021 के हिसाब से भारत का रैंक औरों घट गया। मैं समझे कि नहीं, यानी घटने का मतलब ये हो गया कि जितना रैंक बढ़ेगा उतना आपका स्थिति खराब हो, माना जाएगा कि आपका स्थिति खराब है। जितना रैंक कम आएगा माना जाएगा कि आपका स्थिति बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए जिसका रैंक 1 आया तो वो सबसे बढ़िया है, जिसका रैंक 2 आया इसका मतलब 1 वाला से तनी कमज़ोर है, जिसका रैंक 100 आया इसका मतलब वो औरों कमज़ोर है, ठीक है ना। तो इसीलिए कि 2021 में भारत के स्थिति जो है, विकास रिपोर्ट का स्थिति और ख़राब हो गया, ठीक है। अगला समझिए, अब समझिए, अब तो ये पूरे विश्व में ना निकाला गया मानव विकास रिपोर्ट, लेकिन उसके देखा देखी अपने भी देश में क्या किया गया, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया। यानी 2002 में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया। पूरे विश्व में मानव विकास रिपोर्ट पूछेगा कौन तैयार करता है, तो UNDP। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार किया पहली बार, तो योजना आयोग। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर एकदम दिमाग में रखिएगा। तो 2002 में भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मानव विकास रिपोर्ट को जारी किए थे। बात समझे कि नहीं, एकदम दिमाग में रखिएगा। तो कह रहा है क्या कि NHDR यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, उसी को रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, NHDR का मतलब होता है। तो तैयार कौन करता है, योजना आयोग। इस रिपोर्ट में केरल का रैंक सबसे ऊपर था। जब NHDR यानी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया तो उसमें सबसे ऊपर कौन आया, सबसे ऊपर आया केरल। लेकिन सबसे नीचे 4 गो राज्य रखा गया, ठीक है ना, और चारों को मिलाकर बीमारू राज्य कहा गया। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये चारों का जो
मानव विकास रिपोर्ट था सबसे घटिया था, यानी सबसे नीचे आया, इसीलिए इसको बीमारू राज्य कहा गया। बात समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछेगा बीमारू राज्य कौन कौन होगा, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जैसे बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, और देखिए यहाँ से अगर पूछेगा ए में से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। बात समझे कि नहीं? तो ये बीमारू राज्य का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन, बिहार के विकास की स्थिति, बिहार में कैसे विकास हो सकता है, बिहार की विकास की स्थिति क्या है, बात समझे कि नहीं, और इससे देश में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार को बीमारू राज्यों में शामिल किया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमा है, यानी भारत में जो है ना आर्थिक विकास बहुत, भारत का बिहार में आर्थिक विकास की गति जो है ना बहुत धीमा है, जिसके वजह से बिहार पिछड़े राज्यों में आता है। बात समझ आया? अब कारण आता है कि फिर बिहार पिछड़ा क्यों है, क्या कारण है कि बिहार पिछड़ा है, तो कुछ न कुछ तो वजह रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं, तो आप गरीब हैं तो क्यों गरीब है, कुछ तो कुछ कारण होगा। बात समझे कि नहीं, कि गरीब रहे होंगे। बात समझे कि नहीं? तो उसी कारण को समझेंगे कि आखिर बिहार क्यों गरीब है, बिहार क्यों गरीब राज्य है, बिहार क्यों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो चीज़ों को समझिएगा। पहला, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सिंपल बात है, बिहार का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है जब जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन का मांग बढ़ता है, ठीक है ना, और संसाधन का जब मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर संसाधन की कमी होगी और समस्याएं उत्पन्न होगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। तो जनसंख्या में वृद्धि एक पहला कारण हो गया, और दूसरा कारण समझिएगा करेगा कि दूसरा कारण में समझिएगा आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में, बात समझिए कि नहीं, अहम भूमिका निभाने वाले सुविधा यानी साधन आधारिक संरचना कहलाता है। जैसे देखिए रोड, स्कूल, अस्पताल, बिजली, ये सब बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के विकास करने के लिए। बात समझिए। अब मान लीजिए देश में रोडें खराब है, बात समझिए नहीं, तो कैसे यातायात का साधन सही से होगा, व्यापार कैसे सही से होगा, बिजली नहीं आ रहा है तो कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलेगी, कैसे विकास हो पाएगा। तो इसीलिए वैसा वस्तु या साधन जो देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है, उसे हम आधारिक संरचना कहेंगे, ठीक है ना। जैसे सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, यातायात का साधन हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो बिहार में क्या है, ये सभी चीज़ का अभाव है। रोड सही नहीं होगा, जाइएगा तो देखिए कहीं पर पुल टूटा हुआ है, देख रहा हो ना, अभी के मतलब आंधी में पुल उधी आ जा रहा है, बात समझे कि नहीं, अभी भागलपुर वाला पुल गिर गया है, बस। तो बिहार में ऐसा भ्रष्टाचार हमेशा होते रहता है। पुल बनेगा, 2 साल में पुल टूट जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो फिर कैसे हो पाएगा देश का विकास? मान लीजिए बार बार उतना पैसा खर्चा होगा और उतना संसाधन खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा, और फिर से बार बार हम वही चीज़ को बनाते रहेंगे, सुधारते रहेंगे, तो देश विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें उसके लिए एक सतत विकास की अवधारणा आपको बताए थे, सतत विकास क्या होता है, ठीक है ना। अगर वो समझ गए होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, कृषि पर निर्भरता। देखिए बिहार में अधिकतर लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है, लेकिन बिहार में कृषि क्या है, पिछड़ा हुआ है। अभी भी लोग हैं परंपरागत ढंग से, पुराने तौर तरीके से खेती करते हैं, बात समझे कि नहीं। लोगों के पास पैसा की कमी है, किसान के पास पैसा की कमी है, बात समझे कि नहीं। तो अच्छा किस्म का खाद नहीं खरीद पाता है, अच्छा किस्म का बीज नहीं खरीद पाता है, बात समझे कि नहीं, अच्छे मशीन का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसका क्या होता है, उपज बहुत कम होता है, जिससे और भी वो गरीब बनते चला जाता है। तीसरा चीज़ चलिए, बाढ़ से नुकसान, बाढ़ तथा सूखा से नुकसान। देखिए बिहार जो है ना, 2 चीज़ से बहुत नुकसान में जाता है, ठीक है ना। हमेशा बिहार का उत्तरी भाग है, यानी उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान होता है और दक्षिण बिहार सूखा से परेशान होता है। क्वेश्चन आता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो उत्तर बिहार, और कौन सा क्षेत्र सूखा ग्रसित क्षेत्र है, तो दक्षिण बिहार, ठीक है। जैसे गया वाला इलाका देखिएगा बहुत सूखा है, गया, जहानाबाद, ये सब इलाका। वही देखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर वाला इलाका, ये बाढ़ से बहुत परेशान होता है। सुपौल, ये बाढ़ से बहुत परेशान होता है, इसीलिए बाढ़। तो बिहार में क्या होता है, बाढ़ आ जाएगा, पूरा फसल खत्म हो जाएगा, बहुत संसाधन बर्बाद हो जाता है, रोड टूट जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमेशा जो है ना यहाँ पर क्या होते रहता है, हर प्रत्येक साल लाखों करोड़ों रुपया का, मतलब कि अरबों रुपया क्या होता है, संसाधन की बर्बादी होती है, बात समझे कि नहीं, फसलों की बर्बादी होती है, जिससे क्या होता है, और जो है गरीबी आ जाता है लोगों के बीच। दूसरा, औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में देखिए उद्योग धंधा ज़्यादा है, उद्योग नहीं है, बड़ा उद्योग नहीं है। जैसे बिहार का विभाजन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा खनिज भंडार झारखंड में चला गया। वहाँ पर देखिए टिस्को है, बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर है, क्योंकि खनिज भंडार वहाँ पे है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री होगा, लोगों को उत्पादन का साधन, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरे व्यापार में वृद्धि होगी,
उसके बाद यातायात का साधन, संचार व्यवस्था, इस सब चीज़ में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो देश भी आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं फैक्ट्री वगैरह नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, व्यापार नहीं बढ़ता है, तो बेरोज़गारी होगी ही होगी, देश का विकास नहीं हो पाता है। तो एक हो जाएगा कारण ये औद्योगिक पिछड़ापन। अगला बात समझिएगा, अन्य कारण। अन्य कारण का मतलब जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए हमारे यहाँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता है। कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में चल जाइएगा, बिना 50 रुपया पीछे से नहीं थमाइएगा तो लोग काम ही नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं, सही ढंग से काम नहीं होता है। यहाँ के नेता सब भी चोर होता है, सब काम सही ढंग से नहीं करेगा। बताइए, इतना बड़ा बड़ा पुल 1700 रुपया, 1750 करोड़ रुपया लगा करके पुल बन रहा है, अब पुल क्या हो रहा है, हवा में उदिया जा रहा है, कहो पानी में दहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब भ्रष्टाचार है कि नहीं है, तो कैसे देश आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो ये भ्रष्टाचार बहुत ज़रूरी है कि ख़त्म किया जाए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये कुछ कारण है जिसका वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। बात समझे कि नहीं। तो फिर आएगा क्वेश्चन कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाएगा, तो वहीं बात को समझिए। तो देखो, कोई भी बात को समझिएगा कि कोई भी समस्या आपके पास है, उसको दूर करने के लिए उस समस्या के कारण को ढूंढिए। अगर कारण पता चल जाएगा तो कारण को ख़त्म कीजिए, हो जाएगा समस्या का निदान। जैसे मान लीजिए जनसंख्या हमारे यहाँ कारण बनता है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, लोगों में जागरूकता लाइए, जनसंख्या पर नियंत्रित कीजिए, लोगों को पढ़ाई उड़ाई दीजिए, पढ़ाई का अच्छा सुविधा दीजिए ताकि लोग अच्छा से पढ़ लिख अच्छा काम करेगा, इनकम बढ़ेगा देश में। अनपढ़ होगा तो क्या करेगा भाई साहब, पंचर साटेगा, तो जा कर के क्या करेगा, कहीं पर फैक्ट्री में काम करेगा, पकौड़ी बेचेगा, चाय बेचेगा, उसे क्या देश बढ़ सकता है आगे, नहीं बढ़ सकता है। बात समझे कि नहीं। पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ को देखेंगे कि कैसे बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाकर सामाजिक जागरूकता जैसी चीज़ों को, जैसे सामाजिक जागरूकता, हम दो हमारे दो वाली जागरूकता सरकार फैलाती कि नहीं। हम दो का मतलब हो गया बीबी और मतलब हस्बैंड, हमारे दो यानी दो उनका बाल बच्चा हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, बिहार में ऐसा नहीं होता है, हम दो हमारे 10, दोनों मिलाकर के 12 हो जाता है। बस समझ नहीं। तो ये बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो हम दो हमारे 10 वाला क्या हो जाएगा, कहानी जब तक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक ये समस्या दूर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था में सुधार, हमारे यहाँ के जो किसान हैं कृषि पर निर्भर है, तो हमें क्या करना होगा, किसानों को जागरूक करना होगा, उनको आधुनिक तौर तरीके से खेती करना सिखाना होगा। कैसे नए बीज का उपयोग करेंगे, कैसे खाद, अच्छे खाद का प्रयोग करेंगे, कैसे नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक क्या हो सकता है, तब तक हमारा देश, हमारा बिहार क्या हो जाएगा, पिछड़ा ही रहेगा। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण। देखिए सरकार जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर बिहार क्या है, देखिए उत्तर बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है, यानी पानी का समस्या ज़्यादा है, जबकि दक्षिण बिहार में क्या है, पानी की कमी की वजह से है। तो उत्तर बिहार में जो ज़्यादा पानी है उसको नहर बना के दक्षिण बिहार में पानी को लिया दे, तो दक्षिण बिहार में जो सूखा का समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा, और उत्तर बिहार में जो बाढ़ ज़्यादा आता है वो उसका समस्या का निदान हो जाएगा। तो दोनों ओर समस्या हो जाएगी नहीं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो पुल बनता है तो हवा में उधिया जाता है, तो पता चलेगा कि नहर बनेगा तो पता चलेगा कि धरती में बाढ़ आया, पता चलेगा तो दहा गया, ठीक है ना। नहर बन रहा है किसी और एरिया में, नहर का मुंह मोड़ के कहीं और घुसा दिया, बस समझ नहीं, तो और समस्या बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर चीज़ों को सही से सुधारना है तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक सुधार बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब सुधार नहीं हो पाएगा तब तक देश, राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, आधारिक संरचना, आधारभूत संरचना का विकास। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था सुधार करना होगा, संचार व्यवस्था सुधार करना होगा, रोड व्यवस्था सुधार करना होगा, परिवहन का सुधार करना होगा। जब तक ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगा, बिजली का व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्योंकि यही सब चीज़ जो होता है ना, बेसिक चीज़ होता है। मान लीजिए आप ही का घर है, घर सही नहीं होगा आपका, बात समझे कि नहीं। आप किसी कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, अच्छा शिक्षा कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर व्यवस्था अच्छा हो, घर हो, टेबल बेंच हो, बोर्ड हो, मार्कर हो, सही ढंग से किताब हो, तभी ना सही ढंग से पढ़ाई होगा। पता चले कि कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ बोर्डे नहीं है, पता चले कोचिंग में जा रहे हैं वहाँ टेबल बेंच नहीं है, बोरा बिछा कर पढ़ रहे हैं पुराने तौर तरीके से, तो कहाँ से पढ़ पाइएगा। बात समझिए, पता चला कितना लड़का भागी है गया देख के व्यवस्था, तो कहाँ से डेवलप हो पाएगा, वो कोचिंग नहीं हो पाएगा। उद्योग का विकास कर, अगला क्या करेंगे हम, उद्योग व्यवस्था का विकास करेंगे। अगला, बेहतर नीति बनाकर, यानी अच्छा नीति बनाएंगे। अच्छा नीति बनाने के लिए अच्छा नेता को चुनेंगे, ठीक है ना। अच्छा जब नेता चुनेंगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी ऑफिसर होंगे सबको हटाएगा, भगाएगा वहाँ से, बस समझ नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो आई समझ गए होंगे आप कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। आई होप कि ये सारा बात जो है ना सही ढंग से आप समझे होंगे, बात समझे कि नहीं। आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के
के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताइए, ठीक है ना। अब आइए, कह रहा है क्या कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास का क्या भूमिका है। आप समझिए कि देश में अगर जैसे आप पेपर पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह, तो देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा बिहार जागे देश आगे। बस समझे कि नहीं, यानी बिहार जब डेवलप करेगा, बिहार के लोग जागरूक होंगे तो देश आगे जाएगा। यानी कहने का मतलब बिहार का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एक आपको उदाहरण देते हैं, देखिए एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कुजनेट, अर्थशास्त्री कुजनेट। वो बोलते थे गरीबी कैंसर रोग की तरह है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने बोला हुआ था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने ये बोले थे कि जिस तरह कैंसर होता है ना, कि हमारे शरीर के किसी भी एक अंग में होता है और वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसी तरह गरीबी भी है। ये गरीबी देश के या फिर विश्व के किसी एक कोना में भी होगा ना, तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। तो आप समझिए, भारत है, भारत को विकसित होना है तो जितने भी पिछड़े राज्य हैं, जो गरीब राज्य है, पहले उसको आगे बढ़ाना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कि आप समझिएगा कि इस देश के विकास करने के लिए बिहार का भी विकास बहुत ज़रूरी है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, इसके लिए जो है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब बिहार आए थे तो एक बात बोले थे कि जब तक, यानी बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा हुआ था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल फंडा क्लियर है। तो आप समझ गए कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं कि अर्थशास्त्री कुजनेट महोदय ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है। बस समझे कि नहीं? जिस तरह वो एक छोटे से अंग को प्रभावित कर पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है, उसी तरह गरीबी भी है। ये विश्व किसी भी एक कोने में गरीबी होगा जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। आप लिख सकते हैं, इसका नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, दौड़ के जाइए वहाँ से। बात समझे कि नहीं? उठाइए और लिखिए आराम से, नोट्स निकाल करके, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ जाइए। अब समझिए, बात समझिए, कह रहा है क्या, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। हम बोले ना कि मूलभूत आवश्यकता और विकास का संबंध किस तरह है। देखिए, मानव की सबसे 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, यानी मानव को जो है ना 5 गो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ में कमी होगा तो मानव कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य। पहले माना जाता था कि रोटी, कपड़ा, मकान ये मानव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आधुनिक युग में क्या हो गया, बोला गया कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा 2 चीज़ और ज़रूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये 2 चीज़ नहीं होगा तो आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान भी होगा तभी भी आप विकास नहीं कर पाएंगे। शिक्षा नहीं होगा तो विकसित नहीं हो पाएगा। शिक्षा भी होगा, अगर आपका तबीयत ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बात समझ नहीं? इसीलिए समझ जाइएगा कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो टोटल कौ गो है? 5 गो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए, आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो आप सही से काम कर पाइएगा, सही से आप कहीं पर भी उत्पादन कर पाइएगा, सही ढंग से कहीं काम कर पाइएगा। जब सही ढंग से नहीं काम कर पाइएगा तो सही ढंग से कमाइएगा नहीं, आपका इनकम ज़्यादा नहीं होगा। जब इनकम ज़्यादा नहीं होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं आगे बढ़ सकता है। इसीलिए प्रत्येक युवा को, बात समझे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल, उसके अंदर कुशलता आना जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस देश के युवा, जिस देश के लोग ज़्यादा पढ़े होंगे वो देश ज़्यादा आगे होगा। जिस देश के लोग कम पढ़े होंगे वो देश उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। बात समझे कि नहीं? तो अब वही बात कर रहे हैं कि अब देखिए, भारत में क्या है, भारत में अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे है। उनके पास गरीबी रेखा से नीचे किसको कहा जाता है? वैसे लोग जो अपनी 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, उसे गरीब कहा जाता है। यानी वैसा व्यक्ति जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सही ढंग से अफोर्ड नहीं कर पाता है, सही ढंग से उसका एक तरह से आप समझ जाइए कि उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो वो समझ जाइए गरीब है, ठीक है ना। तो वैसे व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं उसे गरीब कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। अगर ऐसा है तो सोचिए, देश आगे हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना, एक सिंपल बात है। अब देखिए, कह रहा है कि नीचे होने के कारण वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। वही बात है, गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण सरकार गरीबी को खाद्यान्न, फूड और मानी खाद्यान्न का मतलब खाद्य पदार्थ और अन्य ज़रूरत की चीज़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपलब्ध कराता है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? BPL कहा जाता है। और सरकार क्या करता है कि उन लोगों को क्या करता है कि भोजन के लिए, बस समझिए, अनाज, राशन देता है। बस समझिए कि नहीं? उसके बाद तेल वगैरह आप देखिएगा, चीनी, दाल, ये सब जो सरकार जो है ना प्रोवाइड कराता है।
बहुत कम दाम पे, बहुत जैसे देखिएगा गेहूँ जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो, चावल 2 रुपये किलो, ताकि लोग जो है आसानी से खरीद सके और भूखे मरे नहीं। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब आइए, सरकार लोगों को रोज़गार देने के लिए, भारत सरकार क्या कर रही है, रोज़गार देने के लिए एक व्यवस्था लाया जो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, जिसको कहा गया मनरेगा। शुरू में इसको नरेगा कहा गया, बाद में इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए मनरेगा क्या होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा मनरेगा में कम से कम एक साल में कितने दिनों के लिए रोज़गार दिया जाता है, तो 100 दिन के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नरेगा का फुल फॉर्म, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा। दूसरा, इसको पहली बार कहाँ और कब लागू किया गया था, तो देखिए 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली जिला के अनंतपुर गांव में। पहला क्वेश्चन कि ये नरेगा सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है ना। पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। किस गांव में, तो बंदावली जिला है वहाँ के अनंतपुर गांव में हुआ था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बवाल। अब अगला, शुरुआत में यह 200 जिला में लागू किया गया था। शुरू में भारत में 200 जिला में यह क्या हुआ था, लागू किया गया था। आज के समय में तो लगभग 750 जिला हो चुका है पूरे भारत में। 2008 में ये पूरे भारत में लागू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा पूरे भारत में किस वर्ष लागू हुआ, 2008 में। क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ करके इसको मनरेगा कब बनाया गया, तो 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन क्या हुआ था कि उस दिन इस नरेगा को गांधी जी के नाम से जोड़ दिया गया, ठीक है ना, और इसको मनरेगा बना दिया गया। जैसे देखिए नरेगा के जगह पर पीछे MG लगा देंगे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बस हम देख रहे हैं, तो इसलिए मनरेगा बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा को मनरेगा नाम कब बनाया गया, बस हम देख रहे हैं कब दिया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछेगा ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में ये विश्व का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, ठीक है ना, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भारत सरकार या कोई भी सरकार की योजना के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाता है, वो सबसे बड़ा योजना है ग्रामीण रोजगार योजना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बवाल तरीका से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको ख़त्म करेंगे आज चैप्टर को। दूसरा करें समावेशी विकास क्या होता है। देखिए समावेशी विकास का मतलब होता है विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो जो विकास किया जा रहा है उससे समाज के सभी वर्गों का लाभ हो, समाज के गरीब वर्गों से लेकर के धनी वर्ग सभी को लाभ हो। मान लीजिए हम पुल बनाएं तो उससे सभी लोगों को लाभ हो। मान लीजिए कि हम कोई योजना ला रहे हैं उससे सभी लोगों को लाभ हो, गरीब से गरीब लोगों को भी लाभ हो, उसे ही कहेंगे समावेशी विकास। यानी विकास का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोग लाभ उठा सके, अर्थात विकास की योजना से समाज में कोई भी वर्ग के लोग अछूता नहीं रहे। यानी जो कोई विकास किया जाएगा और उसे सभी वर्गों को लोग को लाभ मिलेगा, सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, गरीब धनी किसी भी जाति धर्म सभी लोग को लाभ मिलेगा, उसे ही कहेंगे समावेशी विकास। क्लियर हो रहा है? जैसे मोदी जी कथी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसका मतलब ही क्या है, वो समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, जो सभी का साथ हो सभी का विकास हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात है। अब ये गरीबी रेखा क्या होता है, देखिए योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया, एक इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा तैयार किया गया है। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है कोई भी वास्तविक में कहीं पर रेखा जाकर नहीं खींच दिया गया और कहा गया एक से ऊपर लोग आएगा तो कहेंगे गरीबी रेखा से ऊपर, उसको बोलेंगे APL, और जो नीचे आएगा उसको BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। इसमें क्या देखा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में गाँव 2 लोग बांटा गया, एक गाँव के लोग और एक शहर के लोग। तो गांव के जो लोग हैं ना, जो 2400 कैलोरी यानी मान लीजिए 7-8 रोटी अगर खाते हैं हम दिन भर में, अगर मान लीजिए अगर आपको 10 से 12 रोटी मिल जा रहा है तो समझिए आप 2400 कैलोरी ऊर्जा आप ले रहे हैं। अगर आप दिन भर में 2400 कैलोरी आपको मिल जा रहा है ऊर्जा, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि आप गरीब नहीं है। लेकिन अगर इतना भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो समझ जाइए आप गरीब है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी उस रेखा से नीचे है। तो कहने का मतलब एगो लाइन होगा जिसको कहेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके नीचे आएगा तो बिलो कहेंगे जिसको BPL कहेंगे, और उसके ऊपर आइएगा तो कहेंगे APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बवाल तरीके से क्लियर हो रहा है। तो उसमें क्या कहा गया कि वैसे लोग जो गाँव में रहते हैं और 2400 कैलोरी ऊर्जा ले रहे हैं तो उसे APL कहेंगे, उसे उतना नहीं मिल पा रहा है उनको तो BPL कहेंगे। और जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो 2100 कैलोरी यदि ऊर्जा ले रहे हैं तो समझ जाइए क्या हो रहा है कि वो लोग गरीब नहीं हैं, और जो इनको नहीं मिल पा रहा है 2100 कैलोरी वो समझ जाइए गरीब है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा है उनका।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो तरह से देखें, गांव में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 कैलोरी। देखिए गांव में 2400 कैलोरी इसलिए रखा गया क्योंकि गांव के लोग शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, शरीर से मेहनत ज़्यादा करते हैं, जबकि शहर के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा मानसिक वर्क करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो तनी कम खाते हैं, ठीक है ना। और गाँव के लोग किसान उसान को देखते हो, एक बार बैठेगा तो 12 को 14 को 16 को रोटी खा जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब वो मेहनत शरीर से ज़्यादा करता है, तो इसीलिए क्या करता है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा खाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है? तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपका चैप्टर बिल्कुल यहीं पे समाप्त हुआ और ये आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर है, ये सभी क्वेश्चन आंसर है, एकदम दिख रहा है ना। अर्थव्यवस्था क्या है पूरा के एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से क्वेश्चन आंसर बना दिए हुए हैं, आपका एकदम तैयार कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये इतना भयंकर, इतना बवाल क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, तो बात समझे कि नहीं, दौड़े दौड़े चले आइए टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर तुरंत हम डाल देंगे, जाइए वहाँ पर, ठीक है ना, और इसको डाउनलोड कीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, और बवाल मचाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नेक्स्ट लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। और यार तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा दोस्त के पास शेयर करो, ठीक है ना, जाकर उसको धपड़ियाओ उपड़ियाओ, बोलो यार चैनल को सब्सक्राइब करे ज़बरदस्ती, ठीक है ना। कैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब, ठीक है ना। और तुम लोग भी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है ना। शर्म माना चाहिए, इतना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। देखो ये सब मोह माया है, ठीक है ना, इतना तो बोलना ही पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जाओ ऐश करो, बवाल मचाओ सब, तब तक के लिए जय हिंद।